आज की इस गहन चर्चा में एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। हाँ, और आज का विषय सच में एक ऐसी क्रांतिकारी बिजनेस फिलॉसफी पर आधारित है जिसने मतलब सिलिकॉन वैली से लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के काम करने का तरीका ही बदल दिया है। बिल्कुल। और आज के हमारे रिसर्च स्टैक में कई बेहतरीन आर्टिकल्स हैं, केस स्टडीज हैं और एक बहुत ही मशहूर किताब के विस्तृत नोट्स भी शामिल हैं। पर एक सस्पेंस भी तो है यहाँ। सही कहा। असली सस्पेंस ये है कि इस महान किताब और इसके लेखक का नाम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में उजागर किया जाएगा, जिससे श्रोताओं की दिलचस्पी बनी रहे। एग्जैक्टली। तो आज का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे बिना अपना कीमती समय, पैसा और संसाधन बर्बाद किए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जिन्हें लोग असल में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये उद्देश्य आज के इस तेज और अनिश्चित दौर में बहुत प्रासंगिक है। अक्सर देखा जाता है कि लोग बहुत सारा पैसा और सालों की मेहनत किसी ऐसे आइडिया पर लगा देते हैं जिसकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं होती। सही पकड़ा। इस चर्चा के जरिए उन सोर्स मटेरियल का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा जो सिखाते हैं कि अत्यधिक अनिश्चितता यानी एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी के बीच भी कैसे एक सफल और टिकाऊ बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। तो आओ चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। एक स्टार्टअप का असल मतलब क्या है? मेरी समझ से जब भी स्टार्टअप शब्द सामने आता है तो दिमाग में बस किसी गराज में काम कर रहे 2-4 कॉलेज के लड़कों की तस्वीर उभर आती है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अगर इस अवधारणा का विश्लेषण किया जाए तो स्टार्टअप की परिभाषा सिर्फ एक छोटे ऑफिस, हुडी पहनने वाले युवाओं या गराज तक सीमित नहीं है। तो फिर क्या है असली परिभाषा? स्टार्टअप कोई भी ऐसा मानव संस्थान या समूह है जो अत्यधिक अनिश्चितता के बीच कुछ नया बनाने का प्रयास कर रहा है। ये अनिश्चितता ही वो कुंजी है जो एक सामान्य बिजनेस को स्टार्टअप से अलग करती है। यानी जहां आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। बिल्कुल। जब कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा हो जिसका भविष्य किसी को नहीं पता, जहां कोई स्थापित नियम नहीं है, तब वो एक स्टार्टअप है। और ये काम एक बहुत बड़ी, पुरानी और एस्टैब्लिश्ड कंपनी के अंदर भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकती है। आज के नोट्स में मैंने एक स्नैपटैक्स नाम के प्रोडक्ट का जिक्र देखा था। वो शायद इसी का उदाहरण है। ये कैसे शुरू हुआ था? हाँ, स्नैपटैक्स का एग्जाम्पल बहुत सटीक है यहाँ। इंड्यूट अमेरिका की एक बहुत बड़ी और पुरानी टैक्स और अकाउंटिंग कंपनी है। उसी विशाल कंपनी के भीतर कुछ कर्मचारियों ने एक आइडिया पर काम शुरू किया। कैसा आइडिया? उन्होंने एक ऐसा शुरुआती प्रोडक्ट बनाया जिससे लोग अपने फोन के कैमरे से टैक्स फॉर्म की फोटो खींचकर सीधे टैक्स रिटर्न भर सकते थे। शुरुआत में ये केवल कैलिफोर्निया के ग्राहकों के लिए था और इसमें बहुत ही सीमित फीचर्स थे। पर वो चला। अरे, ये प्रयोग इतना सफल रहा कि ये इंटुइट की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक बन गया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि बड़ी कंपनियों के भीतर भी एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स यानी कंपनी के अंदर के एंटरप्रेन्योर्स। सही कहा। जो बिल्कुल एक स्टार्टअप की तरह नवाचार कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें वैसा माहौल मिले। ये तो बहुत ही शानदार बात है। लेकिन मैं सोच रही थी, अगर अनिश्चितता इतनी ज्यादा है तो क्या परंपरागत मैनेजमेंट के तरीके यहाँ काम आते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप का मतलब है बस जस्ट डू इट या बस कर डालो, कोई नियम कानून नहीं। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। पारंपरिक बिजनेस में मैनेजमेंट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना और एक लंबी योजना बनाना, जो कि स्टार्टअप में मुमकिन नहीं है। एग्जैक्टली। जब एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी हो तो एक साल आगे की योजना बनाना बेईमानी है। और रही बात बस कर डालो वाले रवैये की, तो वो भी हमेशा सफल नहीं होता, क्योंकि उसमें अनुशासन की भारी कमी होती है। तो नया तरीका क्या है? स्टार्टअप्स को एक बिल्कुल नए तरह के मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है जो सीखने और प्रयोग करने पर आधारित हो। इस सोर्स मटेरियल में इसे वैलिडेटेड लर्निंग यानी प्रमाणित सीख कहा गया है। वैलिडेटेड लर्निंग। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अक्सर कंपनियां फोकस ग्रुप्स बनाती हैं, लोगों से सर्वे फॉर्म भरवाती हैं और पूछती हैं कि क्या आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे? तो क्या ये काफी नहीं है? रिसर्च के अनुसार ये बिल्कुल भी काफी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर समय लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि उन्हें असल में क्या चाहिए। हाँ, लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ और है। सही बात है। वैलिडेटेड लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि लोगों से उनकी राय कच्ची पक्की पूछ ली जाए। इसका मतलब है वास्तविक डेटा और प्रयोगों के जरिए ये साबित करना कि बिजनेस का कौन सा हिस्सा सच में काम कर रहा है। यानी उनके एक्शंस को मेजर करना, ना कि उनके वर्ड्स को। बिल्कुल। ये ग्राहकों के वास्तविक व्यवहार को मापने का एक वैज्ञानिक तरीका है।
ये कोई सांत्वना पुरस्कार नहीं है कि हम फेल हो गए तो क्या हुआ, हमने बहुत कुछ सीखा। ये ठोस डेटा पर आधारित होती है। इस बात को साबित करने के लिए नोट्स में एक IMVU की कहानी बहुत प्रमुखता से दी गई है। मैंने पढ़ा कि उन्होंने अपना बहुत सारा समय एक ऐसे प्रोडक्ट पर बर्बाद कर दिया जिसे किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। हाँ, IMVU की कहानी हर नए उद्यमी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उनकी टीम ने 6 महीने तक दिन रात काम किया। उन्होंने एक 3D इंस्टेंट मैसेजिंग एड ऑन बनाने के लिए हजारों लाइन का कोड लिखा। 6 महीने, वो भी सिर्फ एक एड ऑन के लिए। हाँ, उनका विचार और उनकी धारणा ये थी कि लोग इस 3D अवतार वाले फीचर को अपने मौजूदा मैसेजिंग नेटवर्क जैसे AOL या याहू के साथ जोड़कर इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो जब उन्होंने इसे लॉन्च किया तब क्या हुआ? लोग टूट पड़े होंगे नए फीचर पर। जब लॉन्च हुआ तो नतीजे चौंकाने वाले थे। किसी ने भी उसे इस्तेमाल नहीं किया, एकदम सन्नाटा। बाप रे, फिर उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने ग्राहकों से बात की और उनके व्यवहार का अध्ययन किया तो पता चला कि ग्राहकों को अपने पुराने दोस्तों के नेटवर्क्स के साथ जुड़ना ही नहीं था। तो उन्हें क्या चाहिए था? वे तो नए दोस्त बनाने के लिए एक बिल्कुल नया और अलग 3D नेटवर्क चाहते थे। टीम के वो 6 महीने और वो हजारों लाइन का कोड पूरी तरह से कचरे के डिब्बे में चला गया। ये तो सच में दिल तोड़ने वाला रहा होगा। 6 महीने की कड़ी मेहनत और नतीजा शून्य। इससे ये स्पष्ट होता है कि बिना ग्राहकों के वास्तविक व्यवहार को परखे बंद कमरे में बैठकर प्रोडक्ट बनाना समय की बहुत बड़ी बर्बादी है। बिल्कुल सही समझिए आप। तो फिर सही दिशा कैसे तय की जाए? ग्राहकों का मन कैसे पढ़ा जाए? दिशा तय करने के लिए जिस सबसे शक्तिशाली टूल का जिक्र इस रिसर्च में है वो है बिल्ड, मेजर, लर्न फीडबैक लूप। बिल्ड, मेजर, लर्न, बनाओ, मापो और सीखो। हाँ, किसी भी नए आइडिया को जल्द से जल्द एक छोटे प्रोडक्ट में बदलो, यानी बिल्ड। फिर ये मापो कि ग्राहक असल दुनिया में उस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी मेजर। और अंत में उस डेटा से सीखो कि आगे क्या करना है, जिसे लर्न कहते हैं। और इस लूप को तेजी से शुरू करने के लिए एक टर्म यूज होता है MVP, यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। लेकिन कई लोगों को लगता है कि MVP का मतलब कोई खराब क्वालिटी का या आधा अधूरा काम ग्राहकों को थमा देना है। नहीं, MVP का मतलब खराब प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कम से कम समय, पैसे और मेहनत का इस्तेमाल करके ग्राहकों के वास्तविक व्यवहार को समझा जा सके। तो मतलब उसमें सारे फीचर्स होने जरूरी नहीं है? एकदम जरूरी नहीं है। बस उसमें इतना होना चाहिए कि वो सबसे बड़ी धारणा या लीप ऑफ फेथ को टेस्ट कर सके जिस पर पूरा बिजनेस टिका है। हाँ, समझ गई। आज के नोट्स में जूतों की एक मशहूर ऑनलाइन कंपनी ज़ैपर्स का जिक्र है। मैंने पढ़ा कि उन्होंने शुरुआत में एक भी जूता नहीं खरीदा था। बिना जूते खरीदे और बिना इन्वेंट्री के जूतों की दुकान कैसे चल सकती है? ये MVP कैसे हुआ? यही ज़ैपर्स की सफलता का सबसे बड़ा राज था। आज वो एक विशाल कंपनी है, लेकिन शुरुआत में इसके संस्थापक सिर्फ ये जांचना चाहते थे कि क्या लोग सच में इंटरनेट पर जूते खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि उस जमाने में लोग जूते पहनकर देखना पसंद करते थे। सही कहा। इसलिए उन्होंने लाखों डॉलर का गोदाम नहीं बनाया। उन्होंने बस अपने आसपास की जूतों की दुकानों में जाकर कुछ जूतों की फोटो खींची और एक बहुत ही साधारण सी वेबसाइट पर डाल दी। क्या बात है। तो जब किसी ग्राहक ने ऑनलाइन ऑर्डर किया तब उन्होंने क्या किया? जब ऑर्डर आता तो वे खुद उस दुकान पर जाते, पूरा खुदरा मूल्य यानी रिटेल प्राइस देकर वो जूता खरीदते और पार्सल बनाकर ग्राहक को भेज देते। इसमें तो उन्हें कोई आर्थिक मुनाफा नहीं हो रहा होगा। मुनाफा तो शून्य था, लेकिन उन्हें वो असली डाटा मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने बिना कोई इन्वेंट्री खरीदे ये साबित कर दिया कि इंटरनेट पर जूतों की मांग है। ये एक परफेक्ट MVP है। बहुत ही चतुर तरीका। इसी तरह ड्रॉपबॉक्स के MVP की कहानी भी बहुत दिलचस्प लगी मुझे। ड्रॉपबॉक्स जैसी फाइल सिंकिंग तकनीक बनाना कोई आसान काम तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। उनके संस्थापक जानते थे कि इस टेक्निक को बनाने में महीनों की कोडिंग और बहुत सारा पैसा लगेगा, और क्या पता बनने के बाद लोग इसे इस्तेमाल ही ना करें, जैसे IMVU के केस में हुआ था। एग्जैक्टली। इसलिए कोडिंग शुरू करने से पहले उन्होंने सिर्फ एक 3 मिनट का वीडियो बनाया। उस वीडियो में उन्होंने बड़ी ही सरलता से दिखाया कि ड्रॉपबॉक्स भविष्य में कैसे काम करेगा। बस एक वीडियो और लोग मान गए। उस एक वीडियो का असर ये हुआ कि रातों रात हजारों लोग उनकी वेटिंग लिस्ट में शामिल हो गए। बिना पूरा सॉफ्टवेयर बनाए ही उन्हें पता चल गया कि इस प्रोडक्ट की भारी मांग है। ये सच में ब्रिलियंट है। एक और तरीका जिसका जिक्र है वो है कंसियर्ज MVP, जिसका इस्तेमाल फूड ऑन द टेबल नाम की ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी ने किया था। हाँ, फूड ऑन द टेबल का प्रयोग ये दिखाता है कि तकनीक के बिना भी शुरुआत की जा सकती है।
वो कैसे? शुरुआत में उन्होंने कोई ऐप या जटिल वेबसाइट नहीं बनाई। उनके संस्थापक खुद केवल एक ही ग्राहक के पास जाते, उसकी पसंद और खाने की आदतों को नोट करते, खुद बाजार जाकर किराने का सामान खरीदते और उस ग्राहक के घर देकर आते। एक सीईओ खुद सब्जी खरीद कर ला रहा था? हाँ, एक ही ग्राहक को मैनुअली सर्विस देकर उन्होंने वो सब कुछ सीख लिया जो एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जरूरी था। कमाल है। अब सवाल ये उठता है कि इन प्रयोगों और MVPs के बाद जो डेटा आता है उसे सही तरीके से समझा कैसे जाए। अक्सर कंपनियां अपनी वेबसाइट के टोटल पेज व्यू या टोटल डाउनलोड्स दिखाकर खुश होती रहती है। यहीं पर इनोवेशन अकाउंटिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। डेटा को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, वैनिटी मैट्रिक्स और एक्शनेबल मैट्रिक्स। वैनिटी मैट्रिक्स यानी दिखावटी आंकड़े। बिल्कुल, वैनिटी मैट्रिक्स वो दिखावटी आंकड़े हैं जो अच्छा तो महसूस कराते हैं लेकिन बिजनेस की असली सेहत नहीं बताते। जैसे वेबसाइट पर कितने हिट्स आए। अगर 10 लाख लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया लेकिन अगले ही दिन उसे डिलीट कर दिया तो उन 10 लाख डाउनलोड्स का कोई मतलब नहीं है। ये तो बस अहंकार बढ़ाने वाली बात हुई। तो फिर एक्शनेबल मैट्रिक्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे मापा जाता है? एक्शनेबल मैट्रिक्स वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि ग्राहक सच में प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। इसमें कोहॉर्ट एनालिसिस सबसे महत्वपूर्ण है। कोहॉर्ट एनालिसिस, इसी किसी आसान उदाहरण से कैसे समझा जा सकता है? चलिए इसे एक जिम के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक जिम है। जनवरी में 100 लोग जिम से जुड़े। ठीक है। फरवरी में जिम ने एक नई मशीन लगाई या नया ट्रेनर रखा और फरवरी में भी 100 नए लोग जुड़े। अब कोहॉर्ट एनालिसिस का मतलब है इन दोनों समूहों यानी कोहॉर्ट्स के व्यवहार की तुलना करना। अच्छा, यानी जनवरी वाले समूह और फरवरी वाले समूह की तुलना। सही। क्या जनवरी वाले समूह की तुलना में फरवरी वाले समूह के लोग ज्यादा दिन तक जिम आ रहे हैं? अगर फरवरी वाला समूह जल्दी जिम छोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि नया ट्रेनर या नई मशीन काम नहीं कर रही है। ये स्पष्ट और एक्शनेबल डेटा है। ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन जब एक्शनेबल डेटा ये बता दे कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, तब क्या किया जाए? आज के रिसर्च में एक बहुत ही कड़े फैसले की बात की गई है, पिवट और परसिवियर। ये हर बिजनेस के जीवन का सबसे अहम मोड़ होता है। जब डाटा साफ तौर पर बता रहा हो कि मौजूदा रणनीति काम नहीं कर रही है, तब दिशा बदलनी पड़ती है। इस स्ट्रक्चर्ड और डेटा पर आधारित बदलाव को ही पिवट कहते हैं। पिवट मतलब हार मानना नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। पिवट का मतलब हार मानना या सब कुछ बंद कर देना नहीं है। इसका मतलब है अपनी सीखी हुई बातों का इस्तेमाल करके एक नई दिशा में कदम बढ़ाना। और अगर डाटा सकारात्मक है तो उसी रास्ते पर डेटे रहने को परसिवियर कहते हैं। इस पर एक बहुत दिलचस्प केस स्टडी थी नोट्स में। स्लैक के बारे में एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आई। रिसर्च बताती है कि दुनिया भर के ऑफिसों में इस्तेमाल होने वाला ये कम्युनिकेशन टूल शुरुआत में एक मल्टीप्लेयर गेम था। जी हाँ, और ये पिवट का सबसे जबरदस्त उदाहरण है। उस गेम का नाम ग्लिच था। टीम ने उसे बनाने में बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो गेम बाजार में पूरी तरह से फेल हो गया। लोग उसे नहीं खेलना चाहते थे। तो स्लैक कैसे बना? जब टीम गेम बना रही थी तो उन्होंने आपस में बातचीत करने के लिए एक इंटरनल कम्युनिकेशन टूल बनाया था और वो टूल बहुत ही शानदार और कारगर था। तो उन्होंने गेम को पूरी तरह से बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान उस कम्युनिकेशन टूल पर लगा दिया। एकदम सही। उन्होंने अपना फोकस पूरी तरह से बदल लिया। इसे ही पिवट कहते हैं। एक फेल हुए गेमिंग प्रोजेक्ट से निकलकर दुनिया का सबसे मशहूर वर्कप्लेस कम्युनिकेशन टूल बन जाना। कमाल का पिवट था ये तो। पिवट भी कई तरह के होते हैं, जैसे जूम इन पिवट, जहां आपके प्रोडक्ट का सिर्फ एक छोटा सा फीचर इतना लोकप्रिय हो जाता है कि वही पूरा का पूरा नया प्रोडक्ट बन जाता है। और शायद इसका उल्टा जूम आउट पिवट होता होगा। सही पकड़ा। जूम आउट पिवट में मौजूदा प्रोडक्ट किसी बहुत बड़े और व्यापक प्रोडक्ट का सिर्फ एक छोटा हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा कस्टमर सेगमेंट पिवट भी होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो उन ग्राहकों को पसंद नहीं आ रहा जिनके लिए आपने उसे बनाया था, बल्कि किसी और वर्ग के लोग से ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी अपने लक्षित ग्राहकों का वर्ग ही बदल देती है। तो इस पूरी बात का निष्कर्ष ये निकलता है कि लचीलापन होना बहुत जरूरी है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए। जब सही दिशा मिल गई, प्रोडक्ट तैयार है और ग्राहक उसे पसंद कर रहे हैं, तो विकास की रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए? लेकिन यहाँ एक बात मुझे बिल्कुल गले नहीं उतर रही थी रिसर्च पढ़ते वक्त। कौन सी बात? रिसर्च में काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए स्मॉल बैचेस यानी छोटे बैच में काम करने की सलाह दी गई है। अगर काम जल्दी करना है तो सब कुछ एक साथ बड़े पैमाने पर करना चाहिए ना,
ये तो आम समझ की बात लगती है। ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि सारा काम एक साथ बड़े पैमाने पर करना ज्यादा तेज होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स की दुनिया में ऐसा नहीं है। ये विचार टोयोटा के कारखानों और उनके लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से प्रेरित है। वो लिफाफों वाला जो उदाहरण आज के नोट्स में है वो बहुत रोचक है। अगर किसी इंसान को 100 लिफाफों में चिट्ठियां डालनी हो तो वो क्या करेगा? ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि पहले सारी 100 चिट्ठियों को एक साथ मोल लिया जाए, फिर सारे 100 लिफाफे खोले जाएं, फिर सब में एक एक करके चिट्ठियां डाली जाएं और अंत में सारे लिफाफों पर गोंद लगाकर उन्हें बंद किया जाए। हाँ, मैं भी यही करती। इसमें गलत क्या है? इसे लार्ज बैच प्रोसेसिंग कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रयोग बार बार ये साबित करते हैं कि एक बार में एक ही चिट्ठी को मोड़कर उसे लिफाफे में डालकर और बंद करके अलग रखना, जिसे सिंगल पीस फ्लो या छोटे बैच में काम करना कहते हैं, वो बहुत ज्यादा तेज और सुरक्षित होता है। सुरक्षित कैसे? अगर कोई इंसान बहुत तेजी से 100 चिट्ठियां मोड़ ले तो उसमें क्या बुराई है? स्पीड तो बढ़ जाएगी ना? बुराई तब सामने आती है जब कोई गलती होती है। मान लीजिए किसी ने 100 चिट्ठियां मोड़ ली, लेकिन जब वो उन्हें लिफाफे में डालने गया तो पता चला कि चिट्ठी का आकार लिफाफे से बड़ा है। ओह, अब समझ आई बात। अब उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। उसे फिर से 100 चिट्ठियां नए सिरे से मोड़नी पड़ेंगी। छोटे बैच में काम करने से पहले ही चिट्ठी में पता चल जाता है कि लिफाफा छोटा है। ये तो सच में आंखें खोलने वाला लॉजिक है। स्टार्टअप्स के लिए भी यही नियम लागू होता है। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर या ढेरों फीचर्स एक साथ बनाने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बनाकर ग्राहकों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि अगर कोई गलती हो तो उसे तुरंत सुधारा जा सके। ये तो सच में नजरिया बदलने वाली बात है। अब जब काम सही तरीके से हो रहा है तो बिजनेस को तेजी से बड़ा कैसे किया जाए? रिसर्च इंजन्स ऑफ ग्रोथ यानी विकास के 3 इंजन की बात करती हैं। ये 3 इंजन कौन से हैं जो किसी भी बिजनेस को आगे ले जाते हैं? कोई भी सफल बिजनेस एक सस्टेनेबल ग्रोथ यानी टिकाऊ विकास पर निर्भर करता है। टिकाऊ विकास का नियम यह है कि नए ग्राहक हमेशा पुराने ग्राहकों के किसी न किसी एक्शन की वजह से आते हैं। इसके 3 प्रमुख इंजन होते हैं। पहला है स्टिकी इंजन। स्टिकी इंजन का मतलब है ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट से चिपका के रखना। बिल्कुल। इसका मुख्य फोकस ये होता है कि जो ग्राहक एक बार आ गए हैं वो कंपनी छोड़कर ना जाएं। इसमें चर्न रेट यानी ग्राहकों के जाने की दर को बहुत कम रखने पर ध्यान दिया जाता है। अगर नए ग्राहकों के आने की रफ्तार पुराने ग्राहकों के जाने की रफ्तार से ज्यादा है तो बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। दूसरा इंजन है वायरल इंजन। इसका नाम तो आजकल बहुत सुना जाता है। कोई चीज वायरल कैसे होती है? वायरल इंजन तब काम करता है जब ग्राहक खुद आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, अक्सर अनजाने में। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण हॉटमेल का है। शुरुआती दिनों में हॉटमेल से भेजे गए हर ईमेल के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होती थी, गेट योर फ्री ईमेल एट हॉटमेल। हाँ, और जो भी उस ईमेल को पढ़ता वो भी हॉटमेल का अकाउंट बना लेता। सही। इसके लिए वायरल कोफिशिएंट मापा जाता है। अगर ये 1.0 से ज्यादा है, यानी हर एक पुराना ग्राहक कम से कम 1 से ज्यादा नए ग्राहक को लेकर आ रहा है, तो ग्रोथ बहुत तेज होगी। और तीसरा इंजन है पेड इंजन। ये विज्ञापनों के जरिए होने वाली ग्रोथ है, लेकिन इसमें तो बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये मुनाफे का सौदा कैसे बनता है? इसका गणित बहुत सीधा है। मान लीजिए ग्राहक अपने पूरे जीवन काल में कंपनी को 500 रुपए का मुनाफा देता है। इसे लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं। ठीक है। अब अगर उस एक ग्राहक को विज्ञापन के जरिए हासिल करने की लागत, जिसे कॉस्ट पर एक्विजिशन कहते हैं, वो 500 रुपए से कम है, मान लीजिए 100 रुपए है, तो कंपनी हर ग्राहक पर 400 रुपए कमा रही है। जब तक ये मार्जिन बना रहेगा, पेड इंजन काम करता रहेगा। लेकिन जब कोई कंपनी इतनी तेजी से बढ़ रही हो तो समस्याएं और तकनीकी खराबियां आना तो तय है। ऐसी स्थिति में समस्याओं की जड़ तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका बताया गया है, 5 Whys या 5 बार क्यों। ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जो टोयोटा के कारखानों से ही आया है। 5 Whys इस मान्यता पर आधारित है कि हर तकनीकी समस्या के पीछे वास्तव में एक मानवीय गलती या प्रक्रिया की कमी छिपी होती है। जब भी कोई समस्या आए तो लगातार 5 बार ऐसा क्यों हुआ पूछना चाहिए। क्या इसका कोई आसान उदाहरण देकर समझाया जा सकता है? जरूर। मान लीजिए कंपनी का सर्वर क्रैश हो गया। पहला सवाल, सर्वर क्रैश क्यों हुआ? जवाब, क्योंकि एक नया कोड लाइव किया गया था। दूसरा सवाल, उस नए कोड ने सर्वर क्यों क्रैश किया? क्योंकि कोड को टेस्ट नहीं किया गया था। तीसरा सवाल, कोड को टेस्ट क्यों नहीं किया गया? जवाब, क्योंकि जिस इंजीनियर ने कोड लिखा था उसे टेस्टिंग टूल के बारे में नहीं पता था। चौथा सवाल, उसे टूल के बारे में क्यों नहीं पता था?
जवाब, क्योंकि वो नया कर्मचारी था और उसकी सही से ट्रेनिंग नहीं हुई थी। के लिए कोई ट्रेनिंग मैनुअल नहीं बनाया था। क्या बात है! जो समस्या शुरुआत में एक तकनीकी खराबी लग रही थी, वो 5 बार क्यों पूछने पर एक मैनेजमेंट की समस्या बन गई। बिल्कुल, ये टूल हमें सिर्फ लक्षणों का इलाज करने के बजाय बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। ये सिस्टम को भविष्य के लिए मजबूत बनाता है। इतनी सारी गहरी बातें, विजन, MVP, पिवट, ग्रोथ इंजन और 5 Whys, इन सब पर चर्चा करने के बाद अब आखिरकार समय आ गया है हमारे उस बड़े रहस्य से पर्दा उठाने का। इन सभी विचारों को आपस में जोड़ने वाला वो सबसे बड़ा छिपा हुआ संदेश क्या है? इस पूरी गहन चर्चा का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि व्यापार और नवाचार की दुनिया में सफलता का मतलब केवल दिन रात ज्यादा मेहनत करना नहीं है, ना ही इसका मतलब केवल एक बहुत अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट तैयार कर देना है। तो असली सफलता किसमें है? असली सफलता इस बात में छिपी है कि ये कितनी जल्दी सीख लिया जाए कि क्या नहीं बनाना चाहिए। अगर दुनिया किसी चीज को नहीं चाहती है तो उस चीज को पूरी कुशलता, समय पर और परफेक्शन के साथ बनाने से ज्यादा बेकार और फालतू काम कोई और हो ही नहीं सकता। सही कहा। गलत दिशा में पूरी रफ्तार से दौड़ने से कहीं बेहतर है कि पहले सही दिशा का पता लगाया जाए। और ये बेहतरीन रिसर्च, इस सारे शानदार कॉन्सेप्ट्स और आज की एक गहन चर्चा जिस महान किताब के नोट्स पर आधारित थी, उसका नाम है एरिक रेस की बहुत चर्चित किताब द लीन स्टार्टअप। ये किताब सचमुच आधुनिक बिजनेस, सिलिकॉन वैली और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बाइबल की तरह है। इसने पूरी दुनिया को सिखाया है कि अनिश्चितता के डर से कैसे निपटा जाए और नवाचार को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे दिया जाए। चाहे कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या किसी पुरानी कंपनी के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट, द लीन स्टार्टअप के ये सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं। चर्चा समाप्त करने से पहले एक विचार है जिस पर श्रोताओं को गौर करना चाहिए। हर इंसान को खुद से यह पूछना चाहिए कि उनके जीवन या उनके बिजनेस में ऐसी कौन सी बड़ी धारणा या लीप ऑफ फेथ है जिसे वे बिना परखे ही बिल्कुल सच मानकर चल रहे हैं। क्या आज ही उसका एक छोटा सा MVP बनाकर असली दुनिया में उसे टेस्ट किया जा सकता है? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है ये। इसी के साथ इस गहन चर्चा को अंत तक पूरे ध्यान से सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और रिसर्च के ऐसे ही शानदार स्रोतों पर आधारित और भी गहरी चर्चाओं और बुक समरीज के लिए हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।